बेटा दिस इज़ द पार्ट 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि पॉवर्टी का सिनेरियो क्या है। जैसे आपने इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखी थी, ऐसे ही आप यहाँ वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ग्लोबली जो ये क्राइटेरिया सेट किया गया है पॉवर्टी लाइन का, उसमें आपने देखा था कि 1.90 डॉलर पर डे अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है ना, 1.90 डॉलर। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया को देखते हुए 1990 में वर्ल्ड वाइड 36% जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। ठीक है, और वहीं अब ये जो डेटा है 10% रह गया है 2015 में। कब रह गया? सिर्फ 10%। मतलब कितना आपने यहाँ रैपिड रिडक्शन देखा है पॉवर्टी में। पहले 36% थे और 1990 में, और 2015 में कितने परसेंटेज रह गई है? सिर्फ 10% रह गई है। ओके, ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज़ मार्क्ड विथ ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। अब ये इसमें जो है ना, आप डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ समझाती हूँ इस टेबल में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि इसमें रिडक्शन ही आया है, इसमें रिडक्शन ही आया है। पहले ये जितना ये ऊपर था, ये सारी चीज़ें जो ये सारी जो लाइंस हैं नीचे की तरफ आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि पॉवर्टी लाइन धीरे धीरे करके जो पॉवर्टी लाइन नहीं, सॉरी, पॉवर्टी जो है धीरे धीरे रिड्यूस हुई है। ठीक है, साउथ एशिया में आप देखेंगे कि पहले कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी। ये जो ये वाली लाइन है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, साउथ एशिया में आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी और वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। ठीक है, सब सहारन अमेरिका सबसे जो कम आपको देखने को मिलेगा पॉवर्टी का जो रेशो जो आपको कम देखने को मिलेगा वो सब सहारन अफ्रीका में देखने मिलेगा। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे चाइना में। चाइना ने पहले 20% था, वो धीरे धीरे 2019 में बिल्कुल रिड्यूस ही हो गया। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में पहले ज़्यादा था और वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ लगभग जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। ठीक है, तो जैसे इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ होती है, ऐसे विद इन द कंट्रीज़ भी आपको थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो बहुत जल्दी ही, बहुत रैपिडली जो है पॉवर्टी वहाँ पर रिड्यूस हो रही है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है और धीरे धीरे करके ग्रेजुअल चेंज आ रहा है पॉवर्टी लाइन में। 1 मिनट, आपको यहाँ ये पूरा डेटा जो है अच्छे से समझाया गया है। 1 मिनट, को यहाँ जो है ये पूरा डेटा अच्छे से समझाया गया है। पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो पॉवर्टी में जो इतना चेंज आया है वो किस वजह से आया है? वहाँ की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। तो किसी भी कंट्री में पॉवर्टी किस तरह से ख़त्म की जा सकती है? जब वहाँ के रिसोर्सेज में हम डेवलपमेंट करें, इकोनॉमी को अच्छा बेटर बनाएं, तभी वहाँ की जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सकता है। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन 88.3% इन 1981 टू 14% इन 2008। आप देख रहे हैं 1981 से जो डेटा लगभग 90% लोग उस वहाँ पर गरीब थे, अब वो सिर्फ कितना रह गया? 14.7 रह गया। 2.6% इन, और अब 0.6% इन 2019 में। 0.6% मतलब कितना रैपिड उन्होंने डेवलपमेंट किया है, कितनी रैपिडली इस पॉवर्टी को रिड्यूस करा है। साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो, 1 मिनट, has also been rapid, 34% in 2005 to 15.2% in 2014। ओके, तो ये आप डेटा आप इसमें आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट आपको अच्छा लगेगा अगर आप ये पढ़ेंगे तो, कि किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया है,
क्या क्या कंडीशंस रही हैं, किस तरह से इकनॉमी पे काम किया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम किया गया है, टेक्नोलॉजी पर काम किया गया है, एम्प्लॉयमेंट देने पर काम किया गया है, जिससे कि पॉवर्टी धीरे धीरे करके रिड्यूस हुई है इन सभी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड। अच्छा, द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पर्पस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक ये क्राइटेरिया रखा है कि पॉवर्टी को क्या किया जाएगा, एंड किया जाएगा। ओके, अब हम आगे देखेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, उन्हें हम समझेंगे। बेटा अब इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, ऐसा क्या है जिससे कि पॉवर्टी है और इंक्रीज़ भी हो रही है, ऐसा क्या है? तो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न हम सबसे पहले देखेंगे। नंबर 1 इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको सभी को पता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था जब, ठीक है, उस टाइम पर क्या हो रहा था कि उस टाइम पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो नहीं हो रहा था। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। मतलब कॉलोनियल रूल में हमें खुद भी अपना इंडिया का कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। अगर कर भी रहे थे तो उसका जो भी बेनिफिट था वो कौन ले रहे थे? ब्रिटिश ले रहे थे। हमारे जो हैंडक्राफ्ट थे उसको डिस्करेज किया गया था। इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल, जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उसको डिस्करेज किया गया था। लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s, ठीक है, ये सब लो रेट था इसका। ओके, द लो रेट ऑफ ग्रोथ दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। इससे क्या हो रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही थी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही थी और ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे करके कम हो रहा था, अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसके बाद क्या, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वेरी लो। अब पॉपुलेशन ने प्लस कॉलोनियल पीरियड में जो हमें डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिला है, वो एक बड़ा रीज़न है किसका? पॉवर्टी का। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे, वो उनको एक्सप्लॉइट करके कहाँ उनका बेनिफिट कहाँ मिल रहा था? ब्रिटेन में वो उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे, हमारे यहाँ से रिसोर्सेज को ले जा करके कहाँ पे सेल कर रहे थे? अपने कंट्री में सेल कर रहे थे। हमारी जो लेबर थी उनसे एक्स्ट्रा टैक्सेस उन पर लगाया जा रहा था, और इन सब का फ़ायदा जितना भी जितनी भी मॉनेटरी एडवांटेजेस थे वो सब कौन ले रहा था? ब्रिटिश ले रहे थे, और वो अपनी कंट्री में जाकर वो सारे के सारे वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे, और जिससे हमारा जो इंडिया था वो धीरे धीरे करके गरीब होता गया। टेक्सटाइल बंद कर दिया, ठीक है, लोगों को जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं दी गई, ठीक है। तो बहुत ही एक टॉर्चर था उस टाइम पर, जो टॉर्चर आज भी, मतलब जिसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं कि तभी इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं इंडिया में, ठीक है। दूसरा एक रीज़न रहा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज चाहिए तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर पर्सन, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हो पाता है वो कम हो पाता है, ठीक है। द वाइड स्प्रेड विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ये तो बहुत अच्छा था, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट कहाँ? कुछ ही पार्ट्स में मिली थी, ठीक है, कुछ ही पार्ट्स में मिली थी और सबको इसका फ़ायदा नहीं हो पाया था। द इंडस्ट्रीज़ बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब द ओल्ड जॉब सीकर्स। इससे जॉब मिली थी पर सबकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स विद रेगुलर स्मॉल इनकम्स। इनको क्या है, कम इनकम्स में ये ऐसे काम कर रहे थे। दीज पीपल could not afford expensive housing. They started living in slums on outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomenon, also become the feature of the urban sector. Urban sector में भी इसकी क्या है, आपको जो impact है वो देखने को मिला। The unequal distribution of land and other resources. अब resources का क्या है, unequal
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा लैंड है लोगों के पास, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी फार्मिंग करके अपनी कंडीशंस बेटर कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं, मतलब कुछ इस तरह की सेरेमनीज़ होती हैं, कुछ इस तरह के ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के टाइम में आप देखेंगे कि शादियों पर कितना खर्चा किया जा रहा है, बहुत लेविश वेडिंग की जा रही है, और इससे एक सोशल प्रेशर आ रहा है लोगों पर कि अच्छा हमारे रिलेटिव में इतनी अच्छी शादी हुई है तो हमें भी वैसा ही करना है। तो ये भी एक फैक्टर है पॉवर्टी का, ठीक है। रिलीजियस ट्रेडिशंस जो हैं वो भी उसके प्रेशर में भी, अब डाउरी सिस्टम, हालांकि डाउरी सिस्टम बैन है, डाउरी नहीं देना चाहिए, बट फिर भी स्टिल जो मेंटल प्रेशर जो फादर्स लेते हैं अपनी डॉटर की शादी में, वो क्या है, पॉवर्टी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स। अब हाई लेवल ऑफ इनडेप्टेड, मतलब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सीड और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स चाहिए, बट वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उनका जो फ्रूटफुलनेस है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इन बोथ कोज एंड इफेक्ट। अब जो हाई लेवल, मतलब लोग जो डैप ट्रैप में फंस जाते हैं, उससे भी क्या होता है कि पॉवर्टी पे इसका भी इम्पैक्ट आता है। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अब लोग एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं, इनको ख़रीदने के लिए लोन ले लेते हैं, दे बोरो, और उसके बाद दे बोरो लोन, एंड देन उनका जो एग्रीकल्चर है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। कई बार तो क्या होता है कि वो लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाते हैं, जो कि गरीबी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टेडनेस, और उससे वो इस तरह के लोन के उसमें जाल में फंस जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टेडनेस इज़ बोथ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ द पॉवर्टी। जो इस तरह का हाई लेवल है ये कोज भी है एंड इफ़ेक्ट ऑफ पॉवर्टी भी है, मतलब गरीबी की वजह से लोन लिया गया, और लोन लेने के कारण जब वो लोन रीपे नहीं कर पाए, उससे क्या हो गया, वो कोज भी हो गया, इफ़ेक्ट भी हो गया पॉवर्टी पे। तो आपने देखा यहाँ पर, मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि इसमें आपने क्या क्या देखा है। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट आपने देखा है पॉवर्टी पर, ठीक है। इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आपने देखा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर सोर्सेज आपने देखा है। सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स आपने देखे हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई है जिससे कि पॉवर्टी को कम किया जा सके। ऐसा हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है जिससे कि पॉवर्टी को कम किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। पॉवर्टी को रिमूव करना इंडियन डेवलपमेंट का जो एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। तो इसके लिए दो तरीक़ों से इसको किया गया है जो हम देखने वाले हैं। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है ये दो तरह से की गई है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ करना, इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को, लोगों में स्किल डेवलपमेंट होगी, उनकी हेल्थ पर अगर काम किया जाएगा, उनके एजुकेशन पर अगर काम किया जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर अगर काम किया जाएगा, इन्हीं सबसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर आएगा, ह्यूमंस पर आएगा, तो वो भी ग्रोथ करेंगे साथ ही साथ, तो पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी। एंड देन है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमने की उसके बाद भी कुछ ऐसा सेक्शन जो रह गया है जो कि ग्रो नहीं कर पाया है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं आया है, तो उसके लिए कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए गए जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, ये देखिए ये पोर्शन आपको पढ़ना है। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव बीन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, मतलब ग्रोथ रेट ने क्या किया है, पॉवर्टी को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब इसमें ना दोनों में कनेक्टेडनेस है। कैसे, इकोनॉमी अगर ग्रोथ करेगी तो पॉवर्टी अपने आप क्या होगा, कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ widens opportunities and provides resources needed to invest in human development। जब
हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, तो उससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों में इन्वेस्ट करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो एजुकेशन सेक्टर बेटर होगा, हेल्थ सेक्टर बेटर होगा। ओके, जब ये सेक्टर्स बेटर होंगे तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपनी पर्सनल ग्रोथ करने के लिए, और जब उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी, तो धीरे धीरे करके वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हो गया प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया गया है जिससे कि पॉवर्टी जो है रिड्यूस हुई है। अब वो किस तरह से हुई है वो मैंने आपको बताया, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो बहुत सारे सेक्टर्स पर काम किया जाता है जिससे कि क्या होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो बेटर कंडीशन में आते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम किया गया, फिर भी कुछ ऐसा सेक्शन था जो कि जो डेवलप नहीं हो पाया। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स बनाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो आपकी बुक में 1 बाय 1 एक्सप्लेन्ड है, उसको अभी हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इसमें पहला प्रोग्राम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें क्या था, इसमें था 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया गया था हर एक हाउस होल्ड को। अगर गवर्नमेंट ये नहीं दे पाती तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ इसमें क्राइटेरिया सेट किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एड्रेस किया गया था इसमें। ये सब आप पढ़ेंगे, आप इसको खुद पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है, ये 1993 में लेकर आया गया था। इसका भी ये था क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाए फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उनके लिए, यूथ के लिए ये लाया गया था। फिर है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, ये 1995 में लाया गया था। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स में लाया गया था ये। इसमें 25 लाख न्यू जॉब्स का टारगेट रखा गया था। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में लॉन्च किया गया था। ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जिनको रखा गया था। ठीक है, बैंक से क्रेडिट उनको दिया गया था जिससे कि वो क्या कर सके, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सके, एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सके। अंत्योदय अन्न योजना, ये आप फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इनके रिज़ल्ट क्या रहा, लोग जो है इम्प्रूव हुए। तभी आपने देखा कि पॉवर्टी लाइन जो है डिक्लाइन किया है इंडिया में। द रिज़ल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड रहा है इनका थोड़ा सा। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस ऑफ इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, मतलब स्कीम्स पर स्कीम्स आ गई हैं, उससे भी मतलब जो है इसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो सोच कर रखा गया था वो ग्राउंड लेवल पर आकर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच्ड टू डिजर्विंग पुअर। मतलब जो डिजर्विंग पुअर थे उन तक ये नहीं पहुंचा। ठीक है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है, बट स्टिल बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन द रिसेंट ईयर्स इज़ ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब इस पर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि जो लोग एक्चुअली में डिज़र्विंग हैं उनको ये इन स्कीम्स का जो है फ़ायदा मिले। ठीक है, अब हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे बच्चों, जो मतलब इतनी सारी स्कीम्स लाने के बाद भी स्टिल पॉवर्टी जो है रिड्यूस तो हुई है, डिक्लाइन हुई है, बट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, ऐसा क्यों है कि पॉवर्टी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही है। इसमें है डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में आपने देखा था कि जो पॉवर्टी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंस है। अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है वो कम है, रूरल एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है। वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स, वल्नरेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। ये चैलेंज है, बट इन चैलेंज से निकलने के लिए क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या उपाय हैं जिससे कि हम इनसे ऊपर आ सकते हैं। ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ वुड बी पॉसिबल विद एक्सक्यूज़ मी
with higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education. मतलब अगर हम इकोनॉमी पे काम करें, इकोनॉमिक ग्रोथ पे अगर हम काम करें, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मैंने आपको बताया क्या क्या है, रूरल और अर्बन एरिया में जो डिस्पैरिटीज़ हैं पॉवर्टी में, ठीक है, स्टेट्स में डिस्पैरिटीज़ है, वल्नरेबल ग्रुप जो हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज है। अब इससे इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए इसके क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहला उपाय है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया जाएगा तो बहुत सारे सेक्टर्स इंप्रूव होंगे, एजुकेशनल सेक्टर इंप्रूव होगा, ठीक है, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव होगा, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। स्ट्रेस दिया जाना चाहिए यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर, मतलब फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अगर फ्री नहीं होगी तो ये लोगों की जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो फ्री जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर जोर दिया जाना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ पर काम करना चाहिए, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है उसका साथ सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर आता है, पॉवर्टी पर आता है। पॉपुलेशन ग्रोथ पर काम करना चाहिए। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन की एम्पावरमेंट पर काम किया जाना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं कि इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए। अच्छा, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है पॉवर्टी का कि जो मिनिमम क्राइटेरिया जो सेट किया गया है, ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है सबसिस्टेंट लेवल का ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, ये लेवल ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी अगर उसको मिल रही है तो क्या सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है? अगर वो एक रूरल अर्बन एरिया में जैसे 1000 रुपीज़ का क्राइटेरिया सेट किया गया है पर पर्सन, 1000 अगर आप कमाते हैं, 1000 रुपीज़ अगर कमाते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। पर अगर आप 1010 रुपये भी कमा रहे हैं, है ना, 1010 या 1005, 1025 रुपये भी कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के तो ऊपर आ गए। पर क्या आप एजुकेटेड हैं? शेल्टर है आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जॉब सिक्योरिटी है? तो जो ये बहुत मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है, ये इसको चेंज करके एक रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग पर लाना चाहिए, जिसमें सारे ही एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाए, जिसमें एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए, शेल्टर को भी इंक्लूड किया जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाए, जॉब सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया जाए। जब इन सब क्राइटेरिया को देखा जाएगा, ठीक है, जब इन सब क्राइटेरिया को देखा जाएगा तो ही हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप सोशल वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो अभी हमने चैलेंजेस देखे। चैलेंजेस में हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं अर्बन और रूरल में, ठीक है, स्टेट्स में जो डिस्पैरिटीज़ हैं, फिर वल्नरेबल ग्रुप को हमने देखा, उसके हमने सॉल्यूशंस भी देखे हैं। सॉल्यूशंस में हमने सबसे पहले क्या देखा है कि विद हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, ठीक है, स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की जाए, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ हो, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन हो, वुमेन डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर काम किया जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके उपाय हो सकते हैं। ओके, नीड फॉर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। और हमने देखा कि ह्यूमन पॉवर्टी जो 2400 और 1000 और जो 816 रूरल एरिया में रखा गया है, उस क्राइटेरिया को ना देखकर एक ऐसा ब्रॉड क्राइटेरिया बनाया जाए जिसमें कि इन सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाए कि किसी व्यक्ति के पास शेल्टर है या नहीं है, उसके पास प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेंगे एंड देन आई गेस दिस चैप्टर विल बी फिनिश बाय मी। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।